हेलो डियर स्टूडेंट्स, सोशल साइंस विथ एसके सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग फ्रांसीसी क्रांति के विस्तृत उत्तरी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। आइए क्रमिक रूप से देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? उत्तर है, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत निम्न परिस्थितियों में हुई। नंबर 1, हेडिंग है राजनैतिक कारण। राजनीतिक कारण में आप लिखेंगे, तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों ने मिराबियों एवं आबेसिये या एबीसीएज के नेतृत्व में स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर इस बात की शपथ ली कि जब तक वे लोग सम्राट की शक्तियों को सीमित करने तथा अन्यायपूर्ण विशेषाधिकारों वाली सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने वाला संविधान नहीं बना लेंगे, तब तक राष्ट्रीय सभा को भंग नहीं करेंगे। राष्ट्रीय सभा जिस समय संविधान बनाने में व्यस्त थी, उस समय सामंतों को विस्थापित करने के लिए अनेक स्थानीय विद्रोह हुए। अपने पिता की मृत्यु के बाद सन 1774 ईस्वी में लुई 16वां फ्रांस का राजा बना था। वह एक सज्जन परंतु अयोग्य शासक था। राजा पर उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट का भारी प्रभाव था। प्रांतीय शासन दो भागों में बंटा हुआ था, जिन्हें क्रमशः गवर्नमेंट तथा जनरलिटी के नामों से जाना जाता था। फ्रांसीसी शासन में एकरूपता का अभाव था। देश के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न भिन्न प्रकार के कानून लागू थे। इसी बीच खाद्य संकट गहरा गया तथा जनसाधारण का गुस्सा गालियों में फूट पड़ा। 14 जुलाई को सम्राट के सैन्य टुकड़ियों को पेरिस में प्रवेश करने के आदेश दिए। इसके प्रत्युत्तर में सैकड़ों क्रुद्ध पुरुषों एवं महिलाओं ने स्वयं की सशस्त्र टुकड़ियां बना ली। ऐसे ही लोगों की एक सेना बास्तील किले की जेल, जिसे सम्राट की निरंकुश शक्ति का प्रतीक समझा जाता था, में जा घुसी और उसको नष्ट कर दिया। इस प्रकार फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ और व्यवस्था बदलने को आतुर लोग क्रांति में शामिल हो गए। फ्रांस की आर्थिक परिस्थितियां, हेडिंग है, इसमें लिखेंगे आप, बोर्बो वंश का लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस का राजा बना। उसने ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंटोइनेट से विवाह किया। उसके सत्तासीन होने के समय फ्रांस का कोष रिक्त था। राज्य पर कर्ज का बोझ निरंतर बढ़ रहा था। राज्य की कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर निर्मित होने के कारण अत्यंत दूषित थी। कर दो प्रकार के थे। पहला प्रत्यक्ष कर, जिसे टाइल कहा गया, और दूसरा धार्मिक कर, जिसे टाइद कहा गया। पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग, जिनका फ्रांस की लगभग 40% भूमि पर स्वामित्व था, प्रत्यक्ष करों से पूर्ण मुक्त थे तथा अप्रत्यक्ष करों से भी प्रायः मुक्त थे। ऐसे समय में अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेशों के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के सरकारी निर्णय ने स्थिति को और अधिक गंभीर बना दिया। सेना का रखरखाव, दरबार का खर्च, सरकारी कार्यालयों या विश्वविद्यालयों को चलाने जैसे अपने नियमित खर्च निपटाने के लिए सरकार कर बढ़ाने पर बाध्य हो गई। कर बढ़ाने के प्रस्ताव को पारित करने के लिए फ्रांस के सम्राट लुई 16वें ने
5 मई 1789 ईस्वी को स्टेट्स जनरल की सभा बुलाई। प्रत्येक स्टेट को सभा में एक वोट डालने की अनुमति दी गई। तृतीय स्टेट ने इस अन्यायपूर्ण प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने सुझाव रखा कि प्रत्येक सदस्य का एक वोट होना चाहिए। सम्राट ने इस अपील को ठुकरा दिया तथा तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि सदस्य विरोध स्वरूप सभा से वॉक आउट कर गए। फ्रांसीसी जनसंख्या में भारी बढ़ोतरी के कारण इस समय खाद्यान्न की मांग बहुत बढ़ गई थी। परिणाम स्वरूप पावरोटी के भाव बढ़ गए। बढ़ती कीमतों व अपर्याप्त मजदूरी के कारण अधिकतर जनसंख्या जीविका के आधारभूत साधन भी वहन नहीं कर सकती थी। इससे जीविका संकट उत्पन्न हो गया तथा अमीर और गरीब के मध्य दूरी बढ़ गई। तीसरी हेडिंग है दार्शनिकों का योगदान। इस काल में फ्रांसीसी समाज में मॉन्टेस्क्यू, वॉल्टेयर तथा रूसो आदि विचारकों के विचारों के कारण तर्कवाद का प्रसार आरंभ हुआ। इन विचारकों ने अपने साहित्य द्वारा पादरियों, चर्च की सत्ता तथा सामंती व्यवस्था की जड़ों को हिला दिया। 18वीं सदी के दौरान मध्यम वर्ग शिक्षित एवं धनी बनकर उभरा। सामंती समाज द्वारा प्रचारित विशेषाधिकार प्रणाली उनके हितों के विरुद्ध थी। शिक्षित होने के कारण इस वर्ग के सदस्यों की पहुंच फ्रांसीसी एवं अंग्रेज राजनैतिक एवं सामाजिक दार्शनिकों द्वारा सुझाए गए समानता एवं आज़ादी के विभिन्न विचारों तक थी। ये विचार सैलून एवं काफ़ी घरों में जनसाधारण के बीच चर्चा तथा वाद विवाद के फलस्वरूप पुस्तकों एवं अखबारों के द्वारा लोकप्रिय हो गए। दार्शनिकों के विचारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जॉन लॉक, जीन जैक्स रूसो एवं मॉन्टेस्क्यू ने राजा के दैवी सिद्धांतों को नकार दिया। चौथी हेडिंग है सामाजिक परिस्थितियां। फ्रांस में सामंतवादी प्रथा प्रचलित थी जो 3 वर्गों में प्रचलित थी। इन वर्गों को स्टेट कहते थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता था। इनका देश की 10% भूमि पर अधिकार था। द्वितीय स्टेट में फ्रांस का कुलीन वर्ग सम्मिलित था। इनका देश की 30% भूमि पर अधिकार था। तृतीय स्टेट में फ्रांस की लगभग 94% जनसंख्या आती थी। इस वर्ग में मध्यम वर्ग, लेखक, डॉक्टर, जज, वकील, अध्यापक, असैनिक अधिकारी आदि, किसानों, मजदूरों और दस्तकारों को सम्मिलित किया जाता था। यह केवल तृतीय स्टेट ही थी जो सभी कर देने को बाध्य थी। पादरी एवं कुलीन वर्ग के लोगों को सरकार को कर देने से छूट प्राप्त थी, परंतु सरकार को कर देने के साथ साथ किसानों को चर्च को भी कर देना पड़ता था। यह एक अन्यायपूर्ण स्थिति थी जिसने तृतीय स्टेट के सदस्यों में असंतोष की भावना को बढ़ावा दिया। 5वीं हेडिंग है तात्कालिक कारण। लुई 16वें ने 5 मई 1789 ईस्वी को नए करों के प्रस्ताव हेतु 1614 ईस्वी में निर्धारित संगठन के आधार पर तीनों स्टेट की एक बैठक बुलाई। तृतीय स्टेट की मांग थी कि सभी स्टेट को एक संयुक्त बैठक बुलाई जाए तथा एक व्यक्ति को एक मत के आधार पर मतदान कराया जाए। लुई 16वें ने ऐसा करने से मना कर दिया। अतः 20 जून को तृतीय स्टेट के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए तथा नवीन संविधान बनाने की घोषणा की। प्रश्न 2, फ्रांसीसी समाज के किन तबकों को क्रांति का फायदा मिला? कौन से समूह सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर हो गए? क्रांति के नतीजों से समाज के किन समूहों को निराशा हुई होगी? उत्तर,
फ्रांसीसी क्रांति से सर्वाधिक लाभ तृतीय स्टेट के धनी सदस्यों को हुआ। तृतीय स्टेट में किसान, मजदूर, वकील, छोटे अधिकारीगण, अध्यापक, डॉक्टर एवं व्यवसायी शामिल थे। क्रांति से पहले इन्हें सभी कर अदा करने पड़ते थे। साथ ही इन लोगों को पादरियों और कुलीनों के द्वारा अपमानित भी किया जाता था। लेकिन क्रांति के बाद उनके साथ समाज के उच्च वर्ग के समान व्यवहार किया जाने लगा। पादरियों एवं कुलीन वर्ग के लोगों को अपने विशेषाधिकारों को त्यागने पर विवश होना पड़ा। क्रांति के परिणामों से महिलाओं को निराशा हुई, क्योंकि वे लैंगिक आधार पर पुरुषों की समानता का अधिकार हासिल नहीं कर सकीं। प्रश्न 3, उन जनवादी अधिकारों की सूची बनाएं जो आज हमें मिले हुए हैं और जिनका उद्गम फ्रांसीसी क्रांति में है। उत्तर, ऐसे लोकतांत्रिक अधिकार जिनका हम आज सरलता से प्रयोग करते हैं तथा जिनका उद्भव फ्रांस की क्रांति के फलस्वरूप हुआ था, उनका विवरण निम्न है। नंबर 1 है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 2 है शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 3 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नंबर 4 है विचार अभिव्यक्ति का अधिकार। नंबर 5 है समानता का अधिकार। नंबर 6 है स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 7 है एकत्र होने तथा संगठन बनाने का अधिकार। नंबर 8 है सांस्कृतिक एवं साहित्यिक अधिकार। नंबर 9 है संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, क्या आप इस तर्क से सहमत हैं कि सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में नाना अंतर विरोध थे? उत्तर है विश्व में नागरिक अधिकारों की प्रथम घोषणा का प्रयास संभवतः फ्रांस में ही किया गया। फ्रांस के सार्वभौमिक अधिकारों के संदेश में स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के 3 मौलिक सिद्धांतों पर बल दिया गया। वर्तमान में सभी लोकतांत्रिक देशों द्वारा इन सिद्धांतों को अंगीकार किया गया है, लेकिन यह सत्य है कि फ्रांस का सार्वभौमिक अधिकारों का संदेश अनेक विरोधाभासों से घिरा हुआ है, जो निम्न है। नंबर 1 है व्यापार और कार्य की स्वतंत्रता का कोई उल्लेख नहीं था। नंबर 2 है स्वतंत्रता को अधिक प्रोत्साहन दिया गया था। नंबर 3 है व्यक्ति के चहुमुखी विकास को लक्ष्य नहीं बनाया गया। चौथा है शिक्षा के अधिकार को कोई महत्व नहीं दिया गया। नंबर 5 है घोषणा में कहा गया था कि कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं, किंतु जब फ्रांस एक संवैधानिक राजशाही बना तो लगभग 30 लाख नागरिक, जिनमें 25 वर्ष से कम आयु के पुरुष एवं महिलाएं शामिल थीं, उन्हें बिल्कुल वोट ही नहीं डालने दिया गया। नंबर 6 है फ्रांस के उपनिवेशों पर कब्जा करना व उनकी संख्या बढ़ाना जारी रखा। नंबर 7 है फ्रांस में 19वीं सदी के पूर्वार्ध तक दास प्रथा जारी रही। 5वां प्रश्न है नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है? उत्तर, नेपोलियन का उदय 1796 में निर्देशिका के पतन के बाद हुआ। निदेशकों का प्रायः विधानसभाओं से झगड़ा होता था, जो कि बाद में उन्हें बर्खास्त करने का प्रयास करती। निर्देशिका
राजनैतिक रूप से अत्यधिक अस्थिर थी, अतः नेपोलियन सैन्य तानाशाह के रूप में सत्तारूढ़ हुआ। सन 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट बना लिया। 1799 ईस्वी में डायरेक्टरी के शासन का अंत करके वह फ्रांस का प्रथम काउंसल बन गया। शीघ्र ही शासन की समस्त शक्तियां उसके हाथों में केंद्रित हो गई। सन 1793 से 96 ईस्वी के मध्य फ्रांसीसी नेताओं ने लगभग संपूर्ण पश्चिमी यूरोप पर विजय हासिल कर ली। जब नेपोलियन माल्टा, मिस्र और सीरिया की ओर बढ़ा 1797 से 99 में तथा इटली से फ्रांसीसियों को बाहर ढकेल दिया गया, तब सत्ता पर नेपोलियन का कब्जा हुआ। फ्रांस ने अपने खोए हुए भूखंड पुनः वापस ले लिए। उसने ऑस्ट्रिया को 1805 में, प्रसा को 1806 में और रूस को 1807 में परास्त किया। समुद्र के ऊपर ब्रिटिश नौसेना पर फ्रांसीसी अपना प्रभुत्व कायम नहीं कर सके। अंततः लगभग सारे यूरोपीय देशों ने मिलकर 1813 ईस्वी में लिप्जिंग में फ्रांस को परास्त किया। बाद में इन मित्र राष्ट्रों की सेनाओं ने पेरिस, फ्रांस की राजधानी, पर अधिकार कर लिया। जून 1815 ईस्वी में नेपोलियन ने वाटरलू में पुनः विजय प्राप्त करने का असफल प्रयास किया। नेपोलियन ने अपने शासनकाल में निजी संपत्ति की सुरक्षा और नाप तौल की एक समान दशमलव प्रणाली संबंधी कानून बनाए। इस प्रकार से आपने देखा, विस्तृत उत्तरी प्रश्नों को आप सभी लोग ध्यानपूर्वक इन प्रश्नों को अपने नोट्स में लिखेंगे।